दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अ टेल ऑफ टू सिटीज। दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। इस नॉवेल को पब्लिश करवाया गया था 1859 में और इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन और पेरिस में। दोस्तों लंदन और पेरिस यही दोनों सिटीज़ हैं जिस पर इस नॉवेल का नाम दिया गया है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। दोस्तों इसे हिस्टोरिकल नॉवेल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी स्टोरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की है, यानी कि फ्रांस की क्रांति। आपने हिस्ट्री की बुक में फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़ी होगी। तो आइए दोस्तों अब हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है 1775 से, जहां पर मिस्टर जार्विस जो कि टेल्सन्स बैंक का एम्प्लॉय है वो अपने एक मिशन पर है। लेकिन मिशन पर जाने से पहले वो डोवर नाम की जगह पर जाता है किसी लूसी मैनेट नाम की लड़की से मिलने। जब भी मिस्टर लॉरी रास्ते में था तो उसको एक मिस्टीरियस मैसेज मिला था जिसका रिप्लाई इसने रिकॉल टू लाइफ बोल कर दिया था। जब मिस्टर लॉरी लूसी से मिलता है तो उसको बताता है कि तुम्हारे फादर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, जिनके बारे में सभी को ये लगता है कि 18 सालों पहले उनकी मौत हो गई है, वो अभी भी जिंदा हैं और करीब 18 सालों से वो बेस्टिल के किले में कैद थे फ्रांस में। दोस्तों ये बेस्टिल नाम की जो जगह है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट जगह थी। यहाँ पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था। इसके बाद मिस्टर जार्विस लूसी से कहते हैं कि तुम्हारे फादर के एक पुराने नौकर मॉन्सियोर डिफार्ज ने चोरी छुपे उनको उस बेस्टिल किले से बाहर निकाल लिया है और अभी वो फ्रांस में ही एक वाइन शॉप चलाता है और अपनी उसी शॉप के ऊपर वाले हिस्से में उसने तुम्हारे फादर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को छुपा कर रखा है। दोस्तों ये जो मॉन्सियोर डिफार्ज है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ फ्रांस में रहता है। उसकी वाइफ का नाम है मैडम डिफार्ज। अब दोस्तों मिस्टर जार्विस और लूसी दोनों फ्रांस पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट अंधेरे से कोने में बैठकर जूते बना रहे थे। 18 सालों तक कैद में रहने के बाद वो थोड़े से पागल से हो गए थे, यानी कि उनकी एक्टिविटीज थोड़े पागलों जैसी थी। वो किसी को पहचान भी नहीं रहे थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी लूसी को पहचान लेते हैं। अब दोस्तों लूसी अपने फादर को फ्रांस यानी कि पेरिस से वापस लेकर लंदन चली आती है। अब दोस्तों ये कहानी 5 साल आगे जाती है, यानी कि 1780 में, जहाँ पर चार्ल्स डार्ने नाम का एक बंदा कोर्ट में खड़ा है ट्रायल के लिए। उसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो फ्रांस का एक स्पाई है, यानी कि एक जासूस है। दोस्तों इस कोर्ट में लूसी और डॉक्टर मैनेट भी मौजूद हैं और ये दोनों ये चाहते हैं कि चार्ल्स डार्ने को सजा ना सुनाई जाए। अब मैं आपको बता दूं कि ये लोग चार्ल्स डार्ने को क्यों बचाना चाहते हैं। एक्चुअली जब लूसी अपने फादर को लेकर फ्रांस से लंदन वापस आ रही थी तो रास्ते में इनकी मुलाकात चार्ल्स डार्ने से हुई थी और तभी से इन लोगों की जान पहचान है चार्ल्स डार्ने के साथ। अब दोस्तों जो लॉयर चार्ल्स डार्ने को डिफेंड कर रहा था उसका नाम था मिस्टर स्ट्राइवर। मिस्टर स्ट्राइवर और उसका एक साथी सिडनी कार्टन, ये दोनों लोग मिलकर चार्ल्स डार्ने को बचा लेते हैं। दोस्तों चार्ल्स डार्ने को बचाने में सबसे बड़ा हाथ था सिडनी कार्टन का, क्योंकि चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टर काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते थे, यानी कि वो दोनों एक जैसे दिखते थे। अब उधर दोस्तों फ्रांस में टेंशंस काफी बढ़ गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते। उसकी वजह ये थी कि फ्रांस के एरिस्टोक्रेट वेल्थी लोग, यानी कि वहाँ के अमीर गरीबों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और उनका शोषण करते थे। अब दोस्तों एक दिन फ्रांस में ही मार्किस सेंट एवरमोंट नाम के एक आदमी ने एक गरीब बच्चे को अपनी बग्गी से कुचल दिया। ये एवरमोंट फ्रांस की अमीर फैमिली से था। उसकी इस लापरवाही से एक गरीब बच्चा उसकी बग्गी के नीचे आकर मारा जाता है, लेकिन एवरमोंट को अपनी इस गलती पर कोई भी पछतावा नहीं था। जब ये मार्किस सेंट एवरमोंट अपने घर पर जाता है तो वो अपने एक भतीजे चार्ल्स एवरमोंट से मिलता है। दोस्तों ये चार्ल्स एवरमोंट चार्ल्स डार्ने ही था जो लंदन से वापस लौटकर फ्रांस आया है अपने परिवार से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि इस चार्ल्स एवरमोंट यानी कि चार्ल्स डार्ने को ये चीज नहीं पसंद कि फ्रांस के अमीर लोग गरीबों को इस तरह से सताएं, और उसकी खुद की फैमिली के लोग भी यही कर रहे थे, इसलिए वो उनसे रिश्ता तोड़ना चाहता था। अब दोस्तों ये चार्ल्स डार्ने अपनी फैमिली से अपना रिश्ता तोड़कर वापस लंदन चला आता है, लेकिन उसी रात उसके अंकल मार्किस की हत्या कर दी जाती है जब वो गहरी नींद में सो रहा था। इसकी हत्या उस आदमी ने की थी जिसके बेटे को इसने अपनी बग्गी के नीचे कुचल दिया था। इस तरह से मार्किस को मारकर उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। अब दोस्तों ये कहानी दोबारा से इंग्लैंड में आती है, जहाँ पर चार्ल्स स्ट्राइवर, सिडनी कार्टर और मिस्टर लॉरी ये सभी लोग डॉक्टर मैनेट से मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं। अब दोस्तों ये तीनों बंदे चार्ल्स स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन ये तीनों ही लूसी को पसंद करते थे। मिस्टर स्ट्राइवर सोचता है कि वो लूसी को प्रपोज करेगा, लेकिन तभी मिस्टर जार्विस लॉरी स्ट्राइवर से कहते हैं कि अगर तुम लूसी को प्रपोज करोगे तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। दोस्तों सिडनी कार्टन भी लूसी को पसंद कर रहा था। वो लूसी को प्रपोज करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं
कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन दोस्तों सिडनी कार्टन की बातों पर लूसी उतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अंदर ही अंदर चार्ल्स डार्ने को पसंद करती थी। चार्ल्स डार्ने डायरेक्ट डॉक्टर मैनेट से परमिशन मांगता है लूसी से शादी करने के लिए। डॉक्टर मैनेट भी इस शादी के लिए मान जाते हैं और फिर लूसी और चार्ल्स डार्ने की शादी करवा दी जाती है। लेकिन दोस्तों चार्ल्स और लूसी के शादी वाले दिन ही डॉक्टर मैनेट को ये बात पता चलती है कि चार्ल्स डार्ने का असली नाम चार्ल्स एवरमॉन्ट है। जब डॉक्टर मैनेट को इस बात का पता चलता है तो उनको झटका सा लगता है, क्योंकि इस एवरमॉन्ट फैमिली से डॉक्टर मैनेट की पुरानी दुश्मनी है। ये बात दोस्तों अभी आपको कहानी में आगे पता चलेगी। इस सच्चाई का पता चलने के बाद डॉक्टर मैनेट पागल से हो जाते हैं और वो दोबारा से जूते बनाने लगते हैं। लेकिन मिस्टर जार्विस लॉरी डॉक्टर मैनेट को संभालते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। अब दोस्तों चार्ल्स और लूसी को जल्दी ही एक बेटी पैदा होती है। अब दोस्तों ये कहानी आगे बढ़ती है साल 1789 में फ्रांस में, जहाँ पर ये डिफार्ज फैमिली वहाँ के गरीब किसानों को लीड कर रही थी ताकि ये लोग फ्रांस के अमीरों से बदला ले सकें। अब दोस्तों वहाँ के गरीब किसान बेस्टिल के किले पर हमला करके उसको बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद ये मॉन्सियोर डिफार्ज उस जगह पर जाता है, बेस्टिल के ही किले में, जहाँ पर डॉक्टर मैनेट कैद थे। उस सेल में एक चिमनी थी। उस चिमनी में डॉक्टर मैनेट ने अपना बहुत पुराना लेटर छुपा कर रखा था। दोस्तों डॉक्टर मैनेट के द्वारा लिखा गया ये लेटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस लेटर में क्या था आपको ये कहानी में आगे पता चलेगा। अब दोस्तों इस क्रांति के बाद फ्रांस में रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन वहाँ के सिटीजन्स अभी भी बहुत ज्यादा वायलेंट थे। फ्रांस में जो चार्ल्स डार्ने की फैमिली थी, एवरमॉन्ट फैमिली, उस पर भी हमला किया जाता है। अब दोस्तों चार्ल्स डार्ने का एक पुराना नौकर जिसका नाम था गैबेल, उसको भी पकड़कर कैद कर लिया गया था। वो अपनी कैद से ही किसी तरह चार्ल्स डार्ने को एक लेटर लिखता है और उससे हेल्प के लिए कहता है। दोस्तों चार्ल्स डार्ने को ये बात पता थी कि उसकी फैमिली के लोग गलत हैं, लेकिन वो ये भी सोचता है कि इन सब में उसके नौकर की कोई गलती नहीं थी। इसलिए वो चोरी छुपे लंदन से फ्रांस जाता है अपने उस सर्वेंट को बचाने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद चार्ल्स डार्ने को भी पकड़कर कैद कर लिया जाता है। अब दोस्तों लूसी, डॉक्टर मैनेट और मिस्टर जार्विस लॉरी ये तीनों जाते हैं फ्रांस चार्ल्स डार्ने को बचाने के लिए। दोस्तों जब डॉक्टर मैनेट फ्रांस में जाते हैं तो वहाँ के लोकल लोग उनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि किसी टाइम पर डॉक्टर मैनेट फ्रांस के हीरो थे और उन्होंने खुद गरीब किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई की थी। दोस्तों डॉक्टर मैनेट चार्ल्स को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब में करीब 1 साल बीत जाता है। लूसी हर एक दिन उस जेल के बाहर से गुजरती है जहाँ पर चार्ल्स कैद था, ताकि वो चार्ल्स उसको देख सके। और दोस्तों फाइनली 1 सालों के बाद डॉक्टर मैनेट के टेस्टिफाइज के बाद चार्ल्स को छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन चार्ल्स डार्ने को आजाद किया जाता है उसी रात दोबारा से उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद वो फिर से अरेस्ट हो जाता है। दोस्तों चार्ल्स पर दोबारा से जो चार्जेस लगाए गए थे उन चार्जेस को मॉन्सियोर डिफार्ज और मैडम डिफार्ज ने लगाया था, बल्कि मॉन्सियोर डिफार्ज तो डॉक्टर मैनेट का पुराना सर्वेंट था, फिर भी वो ऐसा करता है। अब दोस्तों इन लोगों ने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों चार्ल्स को दोबारा से ट्रायल के लिए खड़ा किया जाता है। अब इस डिफार्ज फैमिली ने डॉक्टर मैनेट का वो पुराना लेटर कोर्ट में पेश किया, जिस लेटर को डॉक्टर मैनेट ने अपने इम्प्रिजनमेंट के दौरान लिखा था बेस्टिल के किले में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर मैनेट ने उस लेटर में क्या लिखा था। दोस्तों इस चार्ल्स डार्ने के फादर और उसके अंकल दोनों ट्विंस ब्रदर थे। इन दोनों ने ही फ्रांस की एक गरीब किसान लड़की के साथ रेप किया। इसके बाद उस लड़की की हत्या कर दी। उस लड़की के अलावा इन दोनों ने उसकी फैमिली को भी मार डाला था। दोस्तों इस इंसिडेंट के आई विटनेस थे डॉक्टर मैनेट, जिसके बाद दोस्तों चार्ल्स डार्ने के फादर और अंकल ने किसी साजिश के तहत डॉक्टर मैनेट को जेल में डलवा दिया और खुद बच निकले। और इसी वजह से डॉक्टर मैनेट को 18 सालों तक बेस्टिल के किले में कैद होना पड़ा। दोस्तों इस लेटर के रिवील होने के बाद चार्ल्स को दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों डॉक्टर मैनेट को इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है कि उनके लेटर की वजह से चार्ल्स को मौत की सजा मिल गई है। इस बात से उनको बहुत ज्यादा गिल्ट होती है और वो फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों जब सिडनी कार्टन को पता चलता है कि चार्ल्स और लूसी मुसीबत में है तो वो भी फ्रांस आ जाता है। वो चार्ल्स को बचाने की कोशिश करता है और वो जानना चाहता था कि आखिर डिफार्ज फैमिली ने चार्ल्स के साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए वो चोरी छुपके डिफार्ज फैमिली की वाइन शॉप में घुस जाता है। ये कार्टन मैडम डिफार्ज को ये बोलते हुए सुन लेता है कि वो इस बात का प्लान बना रही हैं कि वो लूसी और उसकी बेटी को भी खत्म कर देंगी, क्योंकि चार्ल्स डार्ने से शादी करने के बाद अब वो दोनों भी एवरमॉन्ट फैमिली का हिस्सा हैं। दोस्तों यहाँ पर कार्टन को पता चलता है कि आखिर ये डिफार्ज फैमिली एवरमॉन्ट फैमिली को क्यों खत्म करना चाहती है। तो दोस्तों जिस गरीब लड़की का रेप चार्ल्स के फादर और अंकल ने किया था वो लड़की मैडम डिफार्ज की बहन थी। ये मैडम डिफार्ज
किसी तरह से बच निकली थी और बच निकलने के बाद इसने कसम खाई थी कि ये पूरी एवरमॉन्ट फैमिली को खत्म कर देगी, जैसे उन लोगों ने इसकी फैमिली को खत्म किया था। अब दोस्तों इस सच्चाई का पता चलने के बाद ये कार्टन मिस्टर जार्विस लॉरी के साथ एक प्लान बनाता है। वो मिस्टर लॉरी से कहता है कि आप एक बग्गी तैयार रखिएगा, हम लोग आज रात को चार्ल्स को जेल से बाहर निकालेंगे। अब दोस्तों ये सिडनी कार्टन धीरे से जेल में घुस जाता है। उसके पास ड्रग्स रहता है। उस ड्रग्स के जरिए वो चार्ल्स को बेहोश कर देता है। इसके बाद उसके कपड़े पहन लेता है और फिर वो चुपके से चार्ल्स को वहां से बाहर निकाल देता है और खुद चार्ल्स की जगह बैठ जाता है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिडनी कार्टन बिल्कुल ही चार्ल्स की तरह दिखता है। इस चीज का फायदा उठाकर कार्टन चार्ल्स की जगह पर बैठ जाता है और उसको आजाद करवा देता है। अब दोस्तों उधर मैडम डिफार्ज लूसी को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट में घुस जाती हैं, लेकिन लूसी की एक सर्वेंट थी मिस प्रोस, उसकी लड़ाई हो जाती है मैडम डिफार्ज के साथ, जिसके बाद मैडम डिफार्ज अपनी पिस्तौल से गोली चला देती हैं और उनकी पिस्तौल से चली हुई गोली खुद उनको ही लग जाती है, जिसके बाद वहीं पर मैडम डिफार्ज की डेथ हो जाती है। पिस्तौल से निकली गोली के धमाके की वजह से मिस प्रोस हमेशा के लिए बहरी हो जाती हैं। दोस्तों चार्ल्स डार्नी को जो सजा मिली थी उसमें उसका सर धड़ से अलग किया जाना था। चार्ल्स तो आजाद हो गया था, लेकिन उसकी जगह सिडनी कार्टन कटने वाला था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिडनी कार्टन ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस क्यों की थी, क्योंकि उसकी शादी भले ही लूसी से नहीं हुई थी, लेकिन वो लूसी से प्यार करता था और किसी टाइम पर उसने लूसी से ये वादा किया था कि वो हमेशा उसका साथ देगा और इस वादे के चलते उसने अपनी जान दे दी। दोस्तों मरते मरते सिडनी कार्टन के दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसने आज तक जितने भी बड़े काम किए हैं, जितने भी अच्छे काम किए हैं या जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन कामों में से सबसे बड़ा काम वो आज करने जा रहा है। दोस्तों मैं ये बात खुद नहीं सोच पा रहा हूँ कि आखिर कोई अपने अधूरे प्यार के लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस नॉवेल का असली हीरो सिडनी कार्टन ही है।